Hello everyone, welcome to Wikipedia classes. So I am here with a new video on previous year question papers related to the prelims of UPSC. So UPSC का जो prelims हुआ है 2017 से 2022 तक, तो सबकी एक वीडियो सीरीज़ बनाई जा रही है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे. सो इस वीडियो में हम 2017 प्रीलिम्स में जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे. तो मैं आपको बता दूं कि 19 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस साल के प्रीलिम्स में रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी. तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है जिसमें हम कंपोनेंट वाइज सारे के सारे सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के द्वारा. सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर लें. सो दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी मोहित आनंद. हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय. तो अगर किसी ने लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो वो कौन नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है, या मैं सिंपली बोलूँ तो कौन लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है. सो योर ऑप्शंस आर हियर. द ऑप्शन इज एनीवन रिजाइडिंग इन इंडिया. कोई भी ऐसा आदमी जो इंडिया में रह रहा है वो फाइल कर सकता है, ऐसा नहीं है. दूसरा, अ रेजिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज़ टू बी कंटेस्टेड. तो उस कंस्टिट्यूएंसी का रेजिडेंट कोई भी वहाँ इलेक्शन के लिए इलेक्शन में खड़ा हो सकता है जो उस कंस्टिट्यूएंसी में रहता है. दूसरा, ये भी गलत ऑप्शन है. थर्ड इज एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपेयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कंस्टिट्यूएंसी. सो कोई भी ऐसा इंडिया का सिटीजन जिसका किसी भी कंट्री के किसी भी स्टेट में किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए तो वो इलेक्शन लड़ सकता है. सो दिस इज़ द राइट आंसर. एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ये भी नहीं है. देखिए, हर कोई सिटीज़न तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता. लोकसभा का अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो उसकी कुछ क्वालिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए. दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि आपकी एज जो है वो एटलीस्ट 25 ईयर्स होनी चाहिए. यू मस्ट हैव कम्प्लीटेड 25 ईयर्स ऑफ एज. और तीसरी जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आप कंट्री में किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्टेड वोटर जो है वो होने चाहिए. वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए कंट्री की किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में. तो इसका मतलब ये है कि इफ़ आई बिलोंग टू JNK और मेरा नाम यहाँ वोटर लिस्ट में है तो मैं कंट्री की किसी भी स्टेट में जाके किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में जाके लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता हूँ. तो ये तीन बेसिक क्वालिफिकेशंस आप ध्यान रखेंगे व्हेन इट कम्स टू द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा और ए पर्सन हु वांट्स टू बी इलेक्टेड टू द लोकसभा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब आपको पता है कि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले काफ़ी पूछे जाते हैं. सो इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared elected. तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर लोकसभा का इलेक्शन जीतना है या स्टेट असेंबली का इलेक्शन जीतना है तो जीतने वाले कैंडिडेट को कम से कम 50% वोट्स मिले होने चाहिए जितने भी वोट पोल हुए हैं उसके. दूसरा, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लोकसभा द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजॉरिटी पार्टी एंड डेप्यूटी स्पीकर्स टू द ऑपोजिशन पार्टी. तो ध्यान रखिए दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हैं. क्यों? क्योंकि लोकसभा या स्टेट असेंबली का इलेक्शन इंडिया में जब आपने जीतना है तो यहाँ पे फॉलो किया जाता है एक सिस्टम जिसको बोला जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है? लेट अस अज्यूम देयर आर 4 कैंडिडेट्स 1 2 3 4 और टोटल वोट्स जो हैं वो 1 लाख हैं. अब इस केस में लेट अस अज्यूम फर्स्ट कैंडिडेट को 30,000 वोट मिलते हैं, सेकंड कैंडिडेट को 25,000 मिलते हैं, थर्ड कैंडिडेट को 28,000 मिलते हैं और फोर्थ कैंडिडेट को बाकी बचे हुए वोट मिलते हैं. दैट इज़ 25 और 55, 55 और 25 हो गए 80 और 82. सो 18,000 वोट जो है वो बाकी मिलते हैं बचे हुए कैंडिडेट को. इस केस में जिसको 30,000 वोट सबसे ज़्यादा मिले हैं वो जीत जाएगा. तो यहाँ लोकसभा और स्टेट असेंबली में जो सिस्टम फॉलो किया जाता है उसमें क्या है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, आप देखिए इस कैंडिडेट को 50% या उससे ज़्यादा वोट नहीं मिले हैं बट स्टिल ये जीत गया. क्यों? क्योंकि बाकियों के कंपैरिजन में इसको सबसे ज़्यादा वोट मिले. दिस इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम.
तो ऐसा नहीं है कि 50% वोट उसको लेने ही हैं जीतने के लिए। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट इसमें आती है, दूसरा जो हम बात करेंगे सेकंड वाला, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि लोकसभा के स्पीकर की पोस्ट जो है वो मेजॉरिटी पार्टी को जाएगी और डिप्यूटी स्पीकर की ऑपोजिशन को जाएगी। स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर दोनों के लिए इलेक्शन होता है और हाउस खुद चुनता है किसको डिप्यूटी स्पीकर बनाना और किसको स्पीकर बनाना है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ, सो वोट करना और इलेक्शन जीतना इंडिया में क्या है? Is it a fundamental right, it is a natural right, it is a constitutional right, or it is a legal right? So remember the right answer is it is a constitutional right. So right to vote हमारे यहाँ पे क्या है? constitutional right है, fundamental right नहीं है but constitutional right है। Next is consider the following statements. The Election Commission of India is a 5-member body. दूसरी स्टेटमेंट है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए सिंपल क्वेश्चन है जो इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है बिकॉज इलेक्शन कमीशन इज़ अ 3-मेंबर्ड बॉडी, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। दूसरा, इलेक्शंस की डेट कंडक्ट करना, शेड्यूल बताना होम अफेयर्स का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरी स्टेटमेंट सही है जिसका मतलब है इलेक्शन कमीशन जो है वो सारे डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है रिलेटेड टू मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ये स्टेटमेंट सही है। सो द 3 ओनली विल बी द आंसर, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज, इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो योर ऑप्शंस आर हियर, the power of judiciary to pronounce upon the constitutionality of laws and executive orders, the power of judiciary to question the wisdom of laws enacted by the legislature। देखिए कॉन्सेप्ट आया विजडम का, तो विजडम इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं है। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स बिफोर दे आर असेंटेड बाय द प्रेजिडेंट, ऐसा तो इंडिया में होता ही नहीं है। इंडिया में लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट जो है वो पहले प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है, बाद में जुडिशरी फिर देखती है, उसको रिव्यू करने की पावर है। देन द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस। सो जुडिशरी की पावर अपनी ही जजमेंट्स को क्या करने के लिए, रिव्यू करने के लिए अलग अलग केसेस में, दैट इज कॉल्ड एज जुडिशियल रिव्यू। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। तो जुडिशियल रिव्यू का सिंपल सेंस में अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो देखिए क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू होता है, इट इज़ द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू द लॉज एंड ऑर्डर्स, कि क्योंकि जुडिशरी को काम दिया गया है एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसने ध्यान रखना है कि सब कुछ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। अगर कोई ऐसा लॉ या कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, उस केस में जुडिशरी उसको रिव्यू करती है एंड दैट इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और उसका बेसिस जो है इंडिया में दैट इज आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये बोलता है दैट एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी नल एंड वॉइड। सो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। तो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 356 के अंडर, तो उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस नहीं होते हैं ये आपको बताना है इस ऑप्शन में, ठीक है। सो पहला है डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज। देखिए प्रेसिडेंट रूल लगते ही आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है वो रिमूव हो जाती है, इसलिए ये कॉन्सिक्वेंस तो होता है। अब अगर आपको देखिए दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड इन यूपीएससी, कि आप देखेंगे यहाँ पूछा है इनमें से क्या नहीं होगा, नहीं होगा तो मैंने आपको बता दिया सेकंड तो होगा। अगर आपको ये पता है कि सेकंड होगा, इसका मतलब जिस भी ऑप्शन में 2 है वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली
रिमूव हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। दिस मीन्स द राइट आंसर इज 1 एंड 3 कि 1 और 3 स्टेटमेंट्स जो है ये कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे। तो ना तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है और ना ही लोकल बॉडीज आपकी डिसॉल्व होती हैं। तो देखिए एक अगर स्टेटमेंट आपको पता है तो आप इजिली आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? इनमें से कौन सा जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ध्यान रखिए 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 24 है। तो आपको ये 2 आर्टिकल्स अगर पता होंगे तो आप इजिली जो मार्क कर सकते हैं। देखिए प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, दिस इज आर्टिकल 23 एंड abolition of untouchability, Article 17, protection of interest of minorities, Article 29 and Article 30, and prohibition of employment या simply Article 30 भी नहीं है, protection of interest of minority full fledged article भी है और Article 29 में भी यही लिखा हुआ। then prohibition of employment of children in factories and mines, Article 24। तो सिंपली 23 और 24 यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 जो है दे आर एनविसेज्ड अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने बेसिकली ली है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में कैबिनेट होती है, तो हमारे यहाँ पे भी एक कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो देखिए कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है, दैट इज बेसिकली एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू कैरी आउट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल, ये तो बिल्कुल नहीं है। अ मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी नहीं है। A mechanism for parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of government to the people, yes, this is the right answer कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है, वो बेसिक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें द कैबिनेट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं, दैट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। इसका मतलब वो तभी तक ऑफिस में रह सकती है जब तक वो उसके पास मेजॉरिटी है लोकसभा में। सिंपली अगर मैं बोलूं तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है टुवर्ड्स द पीपल। जब तक लोग चाहेंगे तब तक आप मंत्री रह सकते हो, जब लोगों ने आपको वोट नहीं दिया तो आपको सरकार छोड़नी पड़ेगी। सो दिस इज द बेसिस ऑफ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। सो इंडियन फेडरलिज्म का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? First is there is an independent judiciary in the country, yes. Power have been clearly divided between centers and the state, yes. The federating units have been given unequal representation in the Rajya Sabha, ये भी ठीक है। It is the result of an agreement among the federating units, ध्यान रखना इंडिया का जो यूनियन बना that is not an agreement between the states। ऐसा नहीं है कि सारी स्टेटों ने मिल के एक इंडियन यूनियन बनाया है, ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है जो डिफरेंट स्टेट्स को बनाती है, ना कि स्टेटें मिलके जो है उसने एक एग्रीमेंट साइन किया और सेंटर गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट क्रिएट किया, ऐसा नहीं है। यूएसए में ऐसा है। यूएसए इज़ अ ग्रुप ऑफ 50 स्टेट्स और स्टेट्स ने मिल के एक एग्रीमेंट साइन करके एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया हुआ है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में स्टेट्स को बनाने की या डिस्ट्रॉय करने की पावर जो है वो यूनियन के पास है, इसीलिए इंडिया को कहा जाता है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इंडिस्ट्रक्टिबल DES, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, मतलब यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता बट स्टेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो फीचर इनमें से कौन सा नहीं है? दैट इज द फोर्थ वन। ये फीचर नहीं है इंडियन फेडरलिज्म का, क्योंकि ऐसा इंडिया में होता ही नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू टू द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता होना चाहिए, दे आर इन पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इनको ऐड किया गया था
ओरिजिनली 11 थी, एट प्रेजेंट कितनी है, ओरिजिनली 10 थी, एट प्रेजेंट वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, सो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब पूछा कि इनमें से क्या ट्रू नहीं, विच क्या सही है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। A legislative process has been provided to enforce these duties. No, कोई legislative process नहीं बताया हुआ इनको enforce करने के लिए। दूसरा, they are correlative to legal duties. बिल्कुल नहीं, legal duties से इनका कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी हैं। तो द राइट ऑप्शन इज नाइदर 1 नॉर 2। सो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज Which one of the following objectives is not embodied in the preamble to the Constitution of India? तो इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो प्रियम्बल में नहीं है। लिबर्टी ऑफ थॉट है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ भी है। सो इकोनॉमिक लिबर्टी का कॉन्सेप्ट प्रियम्बल में नहीं है। तो प्रियम्बल जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके ऊपर बेस्ड है? It is based on objective resolution. Objective resolution कौन लेके आया था? पंडित नेहरू लेके आए थे। कब? 13 दिसंबर 1946 को, और इसको अप्रूव किया गया था 22 जनवरी 1947 को, और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हम प्रियम्बल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्चू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। तो इनमें से डेमोक्रेसी को क्यों एक इम्पॉर्टेंट, डेमोक्रेसी का एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट फीचर आपको बताना, तो क्या होता है? देखो, a band of dedicated party workers, a superior individual with dynamism and vision, the method of strengthening executive leadership और the intelligence and character of ordinary men and women। देखो, डेमोक्रेसी में सबको राइट होता है वोटिंग का। जब सबको राइट है वोटिंग का तो वो ये चीज़ बताती है, ये एक्सेप्ट करती है कि इंटेलिजेंस और कैरेक्टर आम लोगों का जो है वो इम्पॉर्टेंट है सरकार को चुनने में। सो इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड विमेन। सबको हक है वोट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका मेन एडवांटेज जो है वो क्या है? सो ऑप्शंस आर द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, it provides continuity to of policy and is more efficient, the executive remains responsible to the legislature and the head of the government cannot be changed without election। तो जिन्होंने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा तो बहुत इजी आंसर है, दैट इज द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। मतलब मैंने आपको पहले भी ऑप्शन में एक में बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। इसका मतलब ये है कि जो मंत्री हैं वो तभी तक ऑफिस में रह सकते हैं जब तक लोकसभा में उनके पास मेजॉरिटी है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जिसके पास मेजॉरिटी होती है वही सरकार चला सकता है, बना सकता है, और कोई नहीं बना सकता। नेक्स्ट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। सो राइट और ड्यूटी के बीच में इंडिया में क्या रिलेशनशिप है? राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, rights are personal and hence independent of society and duties, rights not duties are important for the advancement of personality of citizen, duties not rights are important for the stability of the state। तो ध्यान रखिए इंडिया में rights are correlative with duties, rights और duties जो हैं वो साथ साथ चलती हैं। तो हमें rights भी दिए गए हैं, साथ में हमें कुछ duties भी दी गई हैं जो हमें फुलफिल करनी है। नेक्स्ट इज द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से किस में हमको माइंड जो है वो, माइंड का मतलब है कि बेसिक आइडियाज़ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हमें कहाँ पे मिलते हैं। सो बेसिक आइडियाज़ जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के दैट यू विल फाइंड इन द प्रीएम्बल। तो ये ध्यान रखिएगा, तभी प्रीएम्बल को प्रीफेस या आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, कि इक्वालिटी हम अगर सोसाइटी में मेंटेन करेंगे या हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन जो है वो क्या होगी? तो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ये होगी कि किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। सो इट वुड बी एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, किसी को कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। देन with reference to the Constitution of India, the directive principles of state policy constitute limitation upon
तो अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत में, तो वहाँ सिंपली ये आंसर लिखा हुआ कि इट कॉन्स्टिट्यूट्स लिमिटेशन अपॉन लेजिस्लेटिव फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, दोनों पे ही ये नहीं करता. So, with reference to Constitution of India, the directive principles of state policy constitute limitations upon. They are not limitations. So, do not constitute any limitations upon either legislative or executive function. वो सिर्फ ये बोलता कि स्टेट ने जब कोई भी पॉलिसी बनानी है तो इन प्रिंसिपल्स को माइंड में रख के बनानी है, वो चीज़ उसने बोली है. सो द राइट आंसर इज नाइदर 1 नॉर 2. तो दोनों में किसी के ऊपर भी कोई लिमिटेशन नहीं लगाता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the Parliament of India, consider the following statements. ठीक है, सो पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसीडर करो. A private member's bill is a bill presented by the member of parliament who is not elected but only nominated by the president of India. तो अगर आप पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये डेफिनेशन सामने दे रखी है कि प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल होता है जो मंत्री के अलावा कोई भी और मेंबर अगर प्रेजेंट करेगा उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर होना चाहिए. तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है. दूसरा, रिसेंटली एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास हुआ पार्लियामेंट में फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पार्लियामेंट में. इवन अभी भी कोई प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास नहीं किया गया. अभी रिसेंटली पिछले, ये तो 2017 का पेपर है, उसके बाद भी अभी तक कोई बिल ऐसा पास नहीं किया गया प्राइवेट मेंबर्स बिल. तो द करेक्ट कौन से हैं? कोई भी करेक्ट नहीं है. तो द राइट आंसर इज नाइदर 1 नॉर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू. तो पार्लियामेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या मंत्रियों के फंक्शंस के ऊपर कंट्रोल करती है. किसके द्वारा? एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन. तो तीनों के द्वारा जो है वो किया जाता है. देखिए, जब अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कशन के लिए लानी है तो उस टाइम पे एडजर्नमेंट मोशन जो है वो पास किया जाता, अडॉप्ट किया जाता. बेसिकली हाउस को एडजर्न किया जाएगा और वो जो मैटर है अगर कोई कंसर्न वाला उसको लिया जाएगा. क्वेश्चन और में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी क्या हैं कि क्वेश्चंस जब वो आंसर देंगे उसके बाद उस पर भी आप क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हो. तो इसके द्वारा मंत्रियों के कामकाज पे पार्लियामेंट क्या रखता है? कंट्रोल रखता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द 2017 पेपर जो हमने डिस्कस करना था. सो आई होप आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चंस से कुछ तो ऐड हुआ होगा आपकी नॉलेज में. सो नेक्स्ट वीडियो में हम 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे पॉलिटी का. सो पॉलिटी की प्रीलिम्स की सीरीज़ कंप्लीट करके देन विल शिफ्ट टूवर्ड्स हिस्ट्री. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. सो थैंक यू सो मच.